हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय का चैप्टर हमारा 6 चल रहा था, दहन व ज्वाला। इसका पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था, जिसमें हमने दहन क्या है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके लिए कुछ क्रियाकलाप के द्वारा भी हमने इसको अच्छे से जाना। आज के इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और क्रियाकलाप लेके इस दहन को अच्छे से और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि एक प्रयोग के द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि दहन के लिए वायु जो है उसकी पर्याप्त आवश्यकता होती है, अर्थात वायु की उपस्थिति अति आवश्यक होती है किसके लिए, दहन के लिए। तो ये हमने पीछे का जो वीडियो उसमें देखा था। अब हमने पहले बताया था कि भाई आपकी जो बुक है उसमें बूझो और पहली जो कैरेक्टर है वो क्वेश्चन करते जाते हैं, और तो इस प्रकार वो क्वेश्चन के द्वारा हमें कुछ समझाते भी हैं। तो अब देखते हैं कि भाई जो पहली है, अब बूझो है तो बूझो ने एक क्वेश्चन किया कि जो सूर्य है, तो बूझो ने क्या क्वेश्चन किया कि जो सूर्य है तो सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। सूर्य अपनी ऊष्मा व प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो क्या ये भी एक दहन का प्रकार है? क्योंकि हमने पढ़ा कि दहन जब होगा तो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सूर्य का भी अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो क्या ये दहन का प्रकार है? तो हम इसको लिख सकते हैं ये दहन का प्रकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सूर्य की जो क्रोड होती है या सूर्य की जो सतह होती है, उस सतह के ऊपर जो नाभिकीय अभिक्रियाएं संपन्न होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, और नाभिकीय अभिक्रियाएं संपन्न होने के कारण इसको हम दहन नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया होती है इसमें जैसे परमाणु विखंडन और संलयन, विखंडन और संलयन, ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रियाएं। और सूर्य की सतह पर ये अभिक्रिया होती रहती है और जिससे क्या निकलती है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सूर्य है तो सूर्य में नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण ऊष्मा और जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता रहता है। अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको और अधिक समझते हैं। अगला जो हमारा क्रियाकलाप रहने वाला है, जो थर्ड क्रियाकलाप होगा, क्रियाकलाप थर्ड। अब इस तीसरे क्रियाकलाप में हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। एक लकड़ी, या तो लकड़ी या जलती हुई लकड़ी लेनी है, या लकड़ी के कोयले। तो हमें क्या चाहिए? या तो जलती हुई लकड़ी या लकड़ी का कोयला। तो उसे लेके हमें एक प्लेट के ऊपर रख लेना है, ठीक है। अब जब इसको प्लेट के ऊपर रखते हैं, फिर हमें क्या करना है? कांच का जार, या हम लिख सकते हैं पारदर्शी प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का जार, कांच का जार भी हम इसमें ले सकते हैं, और पारदर्शी प्लास्टिक का उसका जार भी हम ले सकते हैं। और इस प्लेट के द्वारा उसे जलते हुए लकड़ी के टुकड़े या कोयले को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। तो हमने इसको ढक दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ समय पश्चात लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है, कोयला जलना। तो कुछ समय पश्चात जो कोयला जलना बंद हो जाता है, तो ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि
कांच का जो जार हम उस लगाते हैं और उसको ढकते हैं तो क्या होता है कि जो वायु है तो वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, और वायु की आपूर्ति जब बंद हो जाएगी तो कुछ समय पश्चात जो कोयला है वो धीरे धीरे जलना है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक इस क्रियाकलाप के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे ध्यान से सुनना, या तो हमें एक लकड़ी का कोई टुकड़ा जलता हुआ लेना है या लकड़ी का कोई कोयला ले लेना है, उसको किसी प्लेट में भर देना है या प्लेट में डाल देना है। प्लेट में डाल के हम क्या कर सकते हैं, एक कांच का जार ले लें या कोई पारदर्शी जो प्लास्टिक है उसका जार ले लेते हैं। अब उस जार को क्या कर देते हैं, ये जैसे कोयला है उसको ऊपर से ढक देते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ देर पश्चात ये जो कोयला है वो जलना बंद हो जाता है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण यही है, अब जैसे हमने ऊपर से जार ढका तो जार ढकने से उस कोयले के जो आसपास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसके जलने के रूप में उपयोग में आ गई, और फिर उसके बाद में उसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो कोयला है वो जलना बंद हो जाता है। तो हम इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन जो है उसकी पर्याप्त आवश्यकता अनिवार्य होती है। अब उसके बाद में जैसे हमने सुना है कि जो सामान्यतः कई बार क्या होते हैं, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो कपड़े हैं उसमें मान लो आग लग गई, किसी भी कारणवश या दुर्घटनावश व्यक्ति है उसके कपड़ों में आग लग गई। अब उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमें जो कंबल आती है, कंबल से उसको ढक देते हैं, ठीक है। अब कंबल से ढकते क्यों है, ठीक, अब व्यक्ति को आग लग गई और आग लगने से क्या हो गया, उसके जो कपड़े हैं वो जलेंगे और जल के उसकी त्वचा उसके ऊपर चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने पीछे उसके बारे में कुछ जाना था कि भाई जैसे जो अग्निशमन कर्मचारी हैं वो मेलेमाइन जो प्लास्टिक है उससे निर्मित जो कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं। अब जो कंबल है तो कंबल से हम इसलिए ढक देते हैं क्योंकि कंबल क्या करती है, जैसे मान लो शरीर है उसके ऊपर आग लग गई, अब आग लग गई तो लपटें निकलेंगी, और जब कंबल है तो कंबल हम लगा देंगे, तो कंबल लगाने से क्या होगा, जो आग के चारों तरफ जो वायु है अर्थात जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बाहर की जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उस व्यक्ति के नज़दीक की जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक जो कंबल एक आवरण बना लेगी, एक परत बना लेगी, और परत बना लेगी, उससे क्या होगा, तो परत बनाने से जब चारों तरफ एक आवरण बन गया तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उस आग के पास नहीं आ पाएगी, और जितनी उस कंबल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जलने के रूप में उपयोग हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो आग है उस व्यक्ति के जो कपड़े से जो आग जल रही है वो आग जलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कंबल जो है वो एक आवरण बना लेती है, और आवरण बना के जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है या अंदर की तरफ जो ऑक्सीजन आती है उसके प्रवाह को वो क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है या फिर बंद कर देती है। इस प्रकार जलता हुआ व्यक्ति है उसको काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम सामान्यतः अपने दैनिक अनुभव उसमें जानते हैं कि लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी या कोयला है उसको हम जलाते हैं तो सामान्यतः हमें जो मिट्टी का तेल है वो उपयोग में लेने की आवश्यकता होती है, या को जलाने के लिए मिट्टी का तेल या कागज की आवश्यकता होती है, या तो मिट्टी का तेल या फिर कागज जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
अब ये है तो हम लकड़ी है उसको हम आसानी से जला सकते हैं। फिर हमने देखा है कि भाई जैसे जंगल में आग लगती है, जब जंगल में आग लगती है तो उसमें या तो हमें ना तो कागज़ की आवश्यकता होती है और ना मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, फिर वो क्यों लगती है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें देखो होता क्या है, जंगल में जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, अब जब आंधी चलती है तो आंधी के दौरान जो खासकर सूखे जो बांस के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़, अब ये बांस के पेड़ क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं या उसमें घर्षण होता है, रगड़ होती है, तो उस घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा या चिंगारी उत्पन्न होती है। और वो चिंगारी क्या करती है, धीरे धीरे आग में परिवर्तित हो जाती है और जो संपूर्ण जंगल है उसको जला के राख कर देती है। तो इस प्रकार जो जंगल में आग लगती है उस आग के लिए जो वायु है, और वायु से जब बांस के पेड़ होते हैं खासकर, उनमें जो घर्षण होता है, रगड़ होता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है और उस चिंगारी के द्वारा जो आग है वो फैल जाती है। और जब आग फैलती है तो धीरे धीरे जैसे आग वो पहले जो छोटे मोटे घास फूस हैं, अब घास फूस में फैलती हुई धीरे धीरे संपूर्ण वन की जो वनस्पति है उसमें फैल जाती है और पूरे जो जंगल है वो आग से ग्रसित हो जाता है, अर्थात पूरे जंगल में आग फैल जाती है। और इस प्रकार की जो आग है उसको बुझाना क्या हो जाता है, फिर कठिन हो जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो दहन में किस प्रकार आवश्यक है। और हम ये भी देखते हैं कि जो सामान्यतः व्यक्ति है उसके कपड़ों में यदि आग लग जाए तो उसको कंबल क्यों डालते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो जंगल है उसमें आग किस प्रकार से लगती है। अब अगला जो हमारा इसमें पॉइंट रहने वाला है वो आएगा ज्वलन ताप। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है और जिस ताप पर जो वस्तुएं हैं वो जलने लगती है तो वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। तो इसकी यदि परिभाषा लिखे तो हम लिख सकते हैं वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को, उस ताप को उस पदार्थ का, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब हमें पता है कि जो विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनके लिए ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए, पदार्थों के लिए ज्वलन ताप अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए ज्वलन ताप जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यदि आप मान लो, कुछ उदाहरण है, जैसे माचिस की तिल्ली है, जब माचिस की तिल्ली है वो सामान्यतः उसको स्थिर रखा जाए, माचिस की तिल्ली अपने आप आग नहीं पकड़ती है।
अपने आप उसमें आग नहीं पकड़ पाती है। लेकिन जब इसे माचिस की डिब्बी जो होती है उसके बगल में रगड़ा जाता है, माचिस की डिब्बी के बगल में, रगड़ा जाता है, तो बगल में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगी, उसमें आग उत्पन्न हो जाती है, आग उत्पन्न हो जाती है। और यदि इसको सामान्यतः स्थिर रखा जाए तो वो स्वयं आग नहीं पकड़ती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो माचिस की जो तिल्ली होती है, इसका जो ज्वलन ताप है वो कमरे के ताप से कुछ अधिक होता है। तो कमरे के ताप से उसको कुछ अधिक ताप मिलेगा, अर्थात उसमें घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल के कारण जो है वो ऊष्मा उत्पन्न करती है, वो जलने लगती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है या ज्वलनशील पदार्थ है, उस ज्वलनशील पदार्थ के लिए जो ज्वलन ताप होता है, उस ज्वलन ताप का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक वस्तु के लिए ज्वलन ताप है उसका मान अलग अलग होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो माचिस की जो तिल्ली होती है या जो माचिस का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, माचिस की तिल्ली है वो कैसे बनी, उसके बारे में हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। अब अगला हमारा जो होगा वो होगा माचिस का इतिहास। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय की जो माचिस है उसके बारे में हम देखते हैं तो इतिहास लगभग 5000 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व है। तो 5000 वर्ष से पूर्व है, 5000 वर्ष से पूर्व है जो माचिस काम में ली जाती थी, वो माचिस है वो कैसे निर्मित किया जाता था। तो उस समय जो प्राचीन मिस्र के लोग थे, प्राचीन मिस्र के लोग, प्राचीन मिस्र के लोग जो हैं वो सामान्यतः आग उत्पन्न करने के लिए क्या करते थे, तो उसके लिए वो एक देसी तरीका अपनाते थे जिसमें गंधक जो है उसमें चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े, जैसे गंधक है या हम इसको बोल सकते हैं सल्फर, ठीक है। सल्फर में चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े डुबोते थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में 5000 वर्ष पूर्व है क्या करते थे, जो प्राचीन मिस्र के लोग थे वो क्या करते थे, जो सल्फर होता है, सल्फर एक धातु है जिसको हम सामान्यतः गंधक भी बोलते हैं, और उसमें वो क्या करते थे, चीड़ जो होता था यूकेलिप्टस जिसको हम बोलते हैं चीड़ का वृक्ष, अब उसकी जो टहनियाँ होती थी छोटी छोटी, उन टहनियों को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों को उस सल्फर या जो गंधक है उसमें डुबोते थे और डुबो के माचिस के रूप में उसका उपयोग किए लेते थे। यानी फिर उसको क्या करते थे, किसी कठोर सतह से रगड़ते थे और रगड़ने से उससे ऊष्मा निकलती थी और फिर उसका उपयोग जो है वो सामान्यतः वस्तुओं को जलाने के रूप में कर लेते थे। अब उसके बाद में जो आधुनिक निरापद माचिस का विकास जो है, आधुनिक वर्तमान में आधुनिक निरापद माचिस जो बनी वो लगभग 200 वर्ष पूर्व है, इसका निर्माण हुआ 200 वर्ष पूर्व है। आज से 200 वर्ष पूर्व है जो आधुनिक माचिस है उसका निर्माण हुआ। अब उसमें हम देखते हैं कि जो आधुनिक जो माचिस है उसके निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग जो हो किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड
उसका सूत्र यदि हम लिखे तो हम लिख सकते हैं Sb2S3। तो ये क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और एक उसमें यूज होता था पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। एक होता था पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस। और एक यूज होता था उसमें श्वेत फॉस्फोरस और उसके साथ गोंद और स्टार्च। और क्या होता था, गोंद व स्टार्च। ये इसका सामान्यतः उपयोग होता था। और इन सब को मिश्रित करके किसके ऊपर लगाते थे, लकड़ी की तिल्ली के ऊपर इनको लगा दिया जाता था। लकड़ी के तिल्ली के ऊपर इनको लगा देते थे। और जब इनको किसी खुरदरी सतह से रगड़ते थे, खुरदरी सतह से, तो खुरदरी सतह से रगड़ने के उपरांत उससे ज्वाला या ऊष्मा उत्पन्न होती थी, ऊष्मा या आग उत्पन्न होती थी। और इस आग का उपयोग जो है वो किसी वस्तु को जलाने के रूप में आसानी से कर लिया जाता था। अब देखो, इसमें जब इसे खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो खुरदरी सतह से रगड़ने पर, तो हमें पता है कोई भी वस्तु है यदि खुरदरी सतह से उसको रगड़ते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती थी, घर्षण की प्रक्रिया। ठीक है। अब जब घर्षण की प्रक्रिया होगी तो घर्षण की प्रक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। जब घर्षण होगा तो घर्षण से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। और इस ऊष्मा के कारण जो है वो जो श्वेत फॉस्फोरस इसमें यूज होता था, कौन सा, श्वेत फॉस्फोरस। ये जो श्वेत फॉस्फोरस है वो प्रज्वलित हो सकता था। क्या, प्रज्वलित होता था। तो ये श्वेत फॉस्फोरस क्या होगा, जलने लगता था, प्रज्वलित होने लगता था। और इससे माचिस की तिल्ली का क्या हो जाता था, दहन हो जाता था। इससे जो है वो दहन की प्रक्रिया हो जाती थी। तो इस प्रकार जो प्राचीन जो इतिहास है किसका, माचिस का, तो उसको हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि जो माचिस का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पूर्व का पुराना था। और प्राचीन जो मिस्र के लोग हैं वो क्या करते थे, गंधक या सल्फर है उसमें जो चीड़ की लकड़ी है उसके छोटे छोटे टुकड़े डुबोते थे और उसका उपयोग जो है वो वस्तुओं को जलाने के रूप में कर लेते थे, कैसे भी करके उसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ के। और जो आधुनिक निरापद माचिस है उसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पूर्व का है, यानी आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व है के लगभग की बात है। तो वहाँ से इसका शुरुआत हो गया था। तो इसके शुरुआत में क्या करते थे, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड Hb2S3 इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना है। और एक होता है पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसका जो रासायनिक सूत्र है। श्वेत फॉस्फोरस और कुछ गोंद और कुछ स्टार्च, उन सबको आपस में क्या कर लेते थे, मिश्रित कर लेते थे। और इन्हें मिश्रित करके जो लकड़ी की छोटी छोटी तिल्लियाँ बनती थी उस तिल्लियों के ऊपर इसको लगा लेते थे। फिर क्या करते थे, उन तिल्लियों को किसी खुरदरी सतह से इस प्रकार रगड़ते थे। अब रगड़ने से हमें पता है कौन सी प्रक्रिया होगी, घर्षण की प्रक्रिया। और जब घर्षण की प्रक्रिया होगी तो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा। और ये जो ऊष्मा है वो क्या करेगी, जो हमने श्वेत फॉस्फोरस लिया था उस श्वेत फॉस्फोरस को प्रज्वलित कर देती है, अर्थात उसको क्या करती है, जला देती है। और जला देने से जो माचिस की तिल्ली है उसका क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो माचिस का प्राचीन इतिहास है उसको अच्छे से पढ़ा।